आप सभी का एक बार फिर से नेक्स्ट जेन नर्सिंग क्लासेस में। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एक प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कि कैसे कैसे किया जाता है, उसको कौन कौन सी पोजीशन उसमें दी जाती है, कौन सा इंडिकेटेड होता है, कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्या कब कब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? थोरासेंटेसिस। ये क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे कि थोरासेंटेसिस क्या होता है, ये कैसे प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्या है, थोरासेंटेसिस क्या होता है? इट इज ए प्रोसीजर दैट इज परफॉर्म टू रिमूव फ्लूइड और एयर फ्रॉम द थोरैसिक कैविटी। क्या होता है ये जो थोरासेंटेसिस होता है वो एक प्रकार का प्रोसीजर होता है और जो परफॉर्म किया जाता है, किस लिए परफॉर्म किया जाता है? फ्लूइड को, मतलब जो तरल पदार्थ होता है या द्रव्य जो होते हैं हमारे थोरैसिक कैविटी में, जो हमारे लंग्स में हो जाते हैं, उसको क्या करने के लिए? रिमूव करने के लिए, या हमारा एयर वहां पे फिल हो जाता है तो उसको क्या करने के लिए? रिमूव करने के लिए इस प्रोसीजर को क्या किया जाता है? फॉलो किया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? थोरासेंटेसिस। फॉर बोथ डायग्नोस्टिक एंड आर थेराप्यूटिक पर्पज। क्या करने के लिए? डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए, मतलब लैब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी, और थेराप्यूटिक पोजीशन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? उसको यूज कर सकते हैं। थोरासेंटेसिस वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय मोरिल वेमैन इन 1850। कहने का मतलब है कि जो पहली बार थोरासेंटेसिस यूज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? मोरिल वेमैन इन 1850। 1850 में मोरिल वेमैन के द्वारा क्या किया गया था? पहली बार यूज किया गया था थोरासेंटेसिस। ये हमारा क्या था? थोरासेंटेसिस का इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन था। तो थोरासेंटेसिस हमने क्या देखा? थोरासेंटेसिस ऐसा प्रोसीजर होता है जो क्या किया जाता है? थोरैसिक कैविटी से जो फ्लूइड होता है उसको और एयर को क्या करने के लिए? रिमूव करने के लिए इस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि कैसे ये एयर को या हम लिक्विड को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? थोरासेंटेसिस इज आल्सो नोन एज थोरासेंटेसिस, प्लूरल टैप, निडल थोरैक्टोमी और निडल डिकम्प्रेशन। इसका अलग अलग नाम होता है, अलग अलग तरीके से आपसे क्या किया जा सकता है? पूछा जा सकता है कि इन नामों से आपको क्या किया जा सकता है? कंफ्यूज किया जा सकता है इनका नाम देके। तो हम क्या कर सकते हैं? एक बार इसको रफली देख सकते हैं। वैसे हमको थोरासेंटेसिस ही क्या किया जाता है? यूज किया जाता है ज्यादातर। नेक्स्ट हमारा क्या है? A cannula or hollow needle is introduced into the thorax after administration of local anesthesia। हम क्या करते हैं इसमें? लोकल एनेस्थीसिया सबसे पहले यूज करेंगे। लोकल एनेस्थीसिया हमने पहले पिछले लेक्चर में देखा था कि लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है? जब किसी पर्टिकुलर जगह पे हम क्या करते हैं? कोई सर्जरी या कोई प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उस टाइम पे हम लोकल एनेस्थीसिया क्या क्या करते हैं? यूज करते हैं। उस पर्टिकुलर को क्या सेडेट कर देते हैं और पर्टिकुलर को हम क्या कर देते हैं? लॉस ऑफ सेंसेशन कर देते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे। उसी को हम लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं। तो लोकल एनेस्थीसिया का हमने यूज कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? हॉलो नीडल या खोखला नीडल हम क्या करेंगे? उसमें थोरैसिक कैविटी या थोरैक्स में क्या करेंगे? हम इंसर्ट करेंगे। ये हमारा क्या है? प्रोसीजर। बिफोर ए थोरासेंटेसिस ए चेस्ट अल्ट्रासाउंड। ये क्या होता है? चेस्ट अल्ट्रासाउंड करना बेहद ही जरूरी है। चेस्ट अल्ट्रासाउंड करने से ये हो जाएगा कि किस जगह पे हमको निडल को इंसर्ट करना है, किस जगह पे प्लूरल इफ्यूजन हुआ है, किस जगह पे नहीं हुआ है, उसके बारे में हम क्या कर लेंगे? अच्छी तरीके से देख लेंगे। शुड बी डन टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट लोकेशन टू द प्लूरल इफ्यूजन। हम एग्जैक्ट लोकेशन को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आइडेंटिफाई करके हम क्या कर सकते हैं? उसको तब हम जाके क्या करेंगे? निडल को इंसर्ट करेंगे। इसलिए यूएसजी क्या कर सकते हैं? हम उसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं लोकेशन के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्या है? इंडिकेशन। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सा इंडिकेशन होता है। इंडिकेशन मतलब कब कब हम उसको यूज कर सकते हैं इस थोरासेंटेसिस के प्रोसीजर को, या परफॉर्म टू रिमूव ए स्मॉल सैंपल ऑफ प्लूरल फ्लूइड अबाउट 50 to 60 ml। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कितना ml हम निकालते हैं उसमें। तो कितना है? 50 से 60 ml हम क्या करते हैं? एक्सक्रीट आउट करते हैं हम थोरैसिक कैविटी से, या उसमें जो लिक्विड होता है उसको हम कितना निकालते हैं? 50 to 60 ml टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन को, प्लूरल इफ्यूजन हमारा टॉपिक नहीं है, प्लूरल इफ्यूजन एमएसएन का टॉपिक है, उसमें हम डील करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम किस लिए यूज कर रहे हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे थोरैसिक कैविटी से प्लूरल इफ्यूजन को। कॉज को पता करने के लिए किस वजह से प्लूरल इफ्यूजन हुआ है, बैक्टीरियल है कि फंगल है, किस चीज से है, इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से उसमें क्या करेंगे? डील करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? हीमोथोरैक्स एंड न्यूमोथोरैक्स यूज टू remove a larger volume of pleural fluid about 1000 ml or air or relieve symptoms such as
शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब यहाँ पे कहने का मतलब है हीमोथोरैक्स एंड न्यूमोथोरैक्स यूज टू, जो हीमोथोरैक्स एंड न्यूमोथोरैक्स यूज करने के लिए होता है, हीमो मतलब जब कोई लिक्विड या जो ब्लड होता है वो वहां पे क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, उसको निकालने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है हीमोथोरैक्स कहलाता है। इसमें क्या करते हैं हम, लार्जर वॉल्यूम में क्या करते हैं, प्लूरल फ्लूइड को क्या करते हैं, स्क्रीट आउट करते हैं। कितना, 1000 ml को हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीट आउट कर सकते हैं, और एयर को भी हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। किस लिए करते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एसओबी जो होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को क्या करने के लिए, रिलीज करने के लिए या रिलीव करने के लिए पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। मोटी मोटी बात है कि हम कब कब इसको यूज कर सकते हैं, फोरासिंथेसिस को, तो कब कब कर सकते हैं हम, कॉज को पता करने के लिए प्लूरल इन्फ्यूजन के, और हम क्या करने के लिए, उस पेशेंट को रिलीफ देने के लिए हम लिक्विड को क्या कर सकते हैं, एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, पर्पज। यहां पे ध्यान रखने वाली बात, हमने इंडिकेशन में ही देखी है, इंडिकेशन में कब कब यूज करते हैं, तो वही हमारा क्या हो सकता है, पर्पज भी हो सकता है। तो क्या है, टू रिमूव एक्सेसिव फ्लूइड और एयर। क्या होता है, टू रिमूव एक्सेसिव फ्लूइड और एयर, किस लिए पर्पज, हमारा क्या उद्देश्य होता है, हमारा थोरेसिक कैविटी से क्या करने का, जो एक्सेसिव फ्लूइड हो गया, जितनी जरूरत है उससे अगर ज्यादा हो गया, उसको क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, थोरासिंथेसिस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू एलिवेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को क्या करने के लिए, आराम प्रदान करने के लिए। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है और ब्रेडिपिनिया हो सकता है, ये सब हमारा क्या होता हो जाएगा, इसको रिलीज करने के लिए, इसको कम करने के लिए, हम उसको अच्छी तरीके से क्या करने के लिए, ट्रीटमेंट देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका थोरासिंथेसिस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, टू ऑब्टेन स्पेसिमेन फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज। यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि इसका थेरापेटिक पर्पज क्या होता है, डायग्नोस्टिक पर्पज क्या होता है। तो ऑब्टेन स्पेसिमेन फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज, डायग्नोस्टिक पर्पज मतलब लैब टेस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहां से स्पेसिमेन कलेक्ट कर सकते हैं, ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं जो वहां पे प्रेजेंट है, या फ्लूइड को कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम क्या पता कर सकते हैं, इन प्लूरल इफ्यूजन के कॉज को क्या कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू ऑब्टेन लंग बायोप्सी, और हम वहां से जैसे हमने रीनल बायोप्सी देखा था कि टिश्यू का क्या करना, छोटे से पार्ट को लेना और लैब के लिए उसको भेजना डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए, वैसे ही हम लंग बायोप्सी भी कर सकते हैं थोरासिंथेसिस के द्वारा भी। नेक्स्ट हमारा क्या है, पोजीशन, जहां से सबसे ज्यादा हमारा क्वेश्चन आता है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर, एज ए नर्सिंग स्टूडेंट, हमारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पोजीशन से आ जाता है। ड्यूरिंग प्रोसीजर, ड्यूरिंग प्रोसीजर मतलब जब हम प्रोसीजर को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उस टाइम पे हम कौन सा पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, अपराइट और सिटिंग पोजीशन, अपराइट और सिटिंग पोजीशन, अपराइट या सिटिंग पोजीशन को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। एट द एज ऑफ बेड, एट द एज ऑफ बेड के किनारे पे हम क्या करेंगे, उसको बैठाएंगे या उसको अपराइट या सिटिंग पोजीशन में उसको रखेंगे। व्हाइल लीनिंग फॉरवर्ड वेयर बोथ हैंड्स आर रेज्ड अबव द, ये इसका पूरा ज्यादा क्या है, पूरा इसका वो है पोजीशन है, लेकिन हमको विशेष हमारा यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि अपराइट और सिटिंग पोजीशन में रखेंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा ऑर्थोपेनिक कार्डियक लर्निंग फॉरवर्ड इन दिस पोजीशन पेशेंट सिट विद हेल्प ऑफ कार्डियक टेबल, और एक पोजीशन फॉलो कर सकते हैं ऑर्थोपेनिक कार्डियक, जो कार्डियक टेबल होता है उस पर हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को रख के क्या कर सकते हैं, उसका जो ये देखिए यहाँ पे बना हुआ ये कार्डियक टेबल है, यहाँ पे पेशेंट को क्या किया गया है, थोड़ा सा झुका करके बैठाया गया है, जिससे जो प्लूरल इफ्यूजन हुआ है वहां से हम क्या कर ले रहे हैं, एक्सक्रीट आउट कर ले रहे हैं। इफ पेशेंट इज अनेबल टू सिट देन लैटरल रिकम्बिनेंट पोजीशन, अगर पेशेंट क्या है, अगर पेशेंट बैठने में क्या है, असमर्थ है, अगर वो बैठ नहीं पा रहा है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट, तो हम लैटरल रिकम्बिनेंट मतलब करवट लेके उसको हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, आफ्टर प्रोसीजर ऑन अपोजिट ऑन अनअफेक्टेड साइड, अब हमारा प्रोसीजर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, अपोजिट मतलब अगर बाएं साइड से हुआ है या दाहिने साइड से हुआ है, तो हम उसको बाएं साइड से करवट लेने के लिए बोलेंगे। अगर बाएं साइड में थोरासिंथेसिस परफॉर्म किया गया, तो हम उसको दाहिने साइड से क्या करेंगे, मतलब अनअफेक्टेड एरिया या अपोजिट साइड को हम क्या करेंगे, उसको प्रोवाइड करेंगे। निडल इंसर्शन इंटरकोस्टल स्पेस, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर न्यूमोथोरैक्स आर टू रिमूव एयर, हम अगर न्यूमोथोरैक्स या एयर को रिमूव कर रहे हैं, तो हम सेकंड इंटरकोस्टल, ये सीधे याद करने वाली चीज है कि सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में हम क्या कर देंगे, उसको निडल को इंसर्ट करेंगे, अगर हम न्यूमोथोरैक्स या एयर को रिमूव कर रहे हैं, या हाइड्रोथोरैक्स या हीमोथोरैक्स कर रहे हैं, अगर हम फ्लूइड को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, या फ्लूइड को हम क्या कर रहे हैं, या ब्लड को हम वहां से निकाल रहे हैं, उस टाइम पे कहां पे करेंगे, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है,
प्रोसीजर एंड नर्सिंग केयर। यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमारा सबसे ज्यादा रोल होता है कि हम प्रोसीजर के टाइम पे नर्सिंग केयर क्या प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा क्या है, पहला क्या है, प्री एंड ड्यूरिंग प्रोसीजर नर्सिंग केयर। मतलब जब क्या हो रहा है, प्री मतलब जब प्रोसीजर नहीं फॉलो हो रहा है उसके पहले हम क्या उनको केयर प्रोवाइड करेंगे, और ड्यूरिंग मतलब जब प्रोसीजर फॉलो हो रहा है उस टाइम पे हम कौन सा केयर प्रोवाइड करेंगे। तो क्या है, टेक इन्फॉर्म कंसेंट एंड ऑल वाइटल साइंस। क्या करेंगे हम, इन्फॉर्म कंसेंट लेंगे, मतलब उनसे कंसेंट साइन कराएंगे, और ऑल वाइटल साइंस को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे या देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या, इंश्योर बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर चेस्ट रेडियोग्राफ ऑफ यूएसजी शुड आर मे बी डन। क्या होना है, अगर प्रोसीजर को क्या किया गया है, प्रोसीजर को फॉलो करना है तो हम क्या करेंगे, बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर उसको क्या करेंगे, चेस्ट रेडियोग्राफ ऑफ यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी हम करके क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन का क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है जब भी हम क्या करने के लिए, थोड़ा सिंथेसिस यूज करने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लेस द पेशेंट ऑन ए कार्डियक मॉनिटर वेयर पल्स सिटर बीपी एंड एचआर शुड बी मॉनिटर थ्रू आउट द प्रोसीजर। पूरे प्रोसीजर के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, कार्डियक मॉनिटर पे उसको रख सकते हैं, जिससे हम क्या कर सके, उसके बीपी को मॉनिटर कर सके। अगर कोई अल्ट्रेशन होता है तो हम उसको क्या कर सके, ट्रीट कर सके वर्सनेस होने के पहले ही, मतलब कंडीशन खराब होने से पहले ही हम क्या कर सके, उसको बचा सके। और हार्ट रेट को क्या कर सकते हैं, हम मॉनिटर कर सकते हैं। पूरे प्रोसीजर के दौरान हम क्या कर सकते हैं, उसको कार्डियक मॉनिटर पे रखेंगे, जिससे कोई भी कंडीशन खराब होने से हम क्या कर सके, उसको प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट नॉट टू कफ, ब्रीथ डीपली और मूव ड्यूरिंग द प्रोसीजर टू प्रिवेंट ट्रॉमा टू द लंग्स। हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा बहुत ज्यादा खास बात हो जाती है कि हम पेशेंट को क्या करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे कि बहुत ज्यादा डीप एक्सरसाइज डीप या हैवी कफिंग ना करे, या डीप हैवी रिस्पायरेशन ना करे। क्या हो सकता है उसमें, ट्रामा हो सकता है, जैसे निडिल हमारा क्या हो सकता है, दूसरी जगह पे इंसर्ट हो सकता है या दूसरी जगह पे जा सकता है। उसके ट्रामा से हम क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए उसको क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे, बहुत ज्यादा कफिंग नहीं करनी है, बहुत ज्यादा ब्रीथ डीपली मतलब बहुत ज्यादा गहराई से सांस नहीं लेना है। उस टाइम पे हमारा क्या हो सकता है, ट्रामा हो सकता है उसके लंग्स में। नेक्स्ट हमारा क्या है, नो मोर देन 1000 ml। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्या है, 1000 ml से हम क्या करेंगे, ज्यादा नहीं एक्सक्रीट आउट करेंगे। 1000 ml से क्या करेंगे, हम ज्यादा निकालेंगे नहीं फ्लूइड को। फ्लूइड शुड बी रिमूव्ड एट ए टाइम। क्या करना है, 1000 ml से क्या करना है, कम ही हमको क्या करना है, 1000 ml तक हम ले सकते हैं, 1000 ml से ज्यादा हमको फ्लूइड को नहीं लेना है। इट रिमूव्ड मोर देन 1 लीटर देन क्लाइंट में भी रिस्क फॉर हाइपोटेंशन एंड शॉक। क्या हो सकता है, अगर हम 1 लीटर से ज्यादा पेशेंट का क्या कर ले रहे हैं, फ्लूइड को खींच ले रहे हैं या फ्लूइड को एक्सक्रीट आउट कर ले रहे हैं, उस टाइम पे हाइपोटेंशन होने के चांसेस या शॉक होने के चांसेस हो सकते हैं पेशेंट को। तो हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि 1000 ml से ज्यादा फ्लूइड को एक्सक्रीट आउट नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पोस्ट प्रोसीजर नर्सिंग केयर। हमने देख लिया प्री एंड ड्यूरिंग, अब हम देखेंगे पोस्ट प्रोसीजर नर्सिंग केयर। पोस्ट प्रोसीजर नर्सिंग केयर क्या होता है, पोजीशन द क्लाइंट आफ्टर प्रोसीजर ऑन अपोजिट आर अनअफेक्टेड। हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि जब पेशेंट का प्रोसीजर क्या हो चुका है, फॉलो हो चुका है या प्रोसीजर हो चुका है, उसके बाद हम उसको कौन सा पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। अगर उसको लेफ्ट में पैरासिंथेसिस किया गया या प्रोसीजर फॉलो किया गया तो हम दाहिने साइड में उसको करवट लेके बोलेंगे, या अनअफेक्टेड एरिया। कहने का मतलब है जिस साइड में हम किए रहेंगे उस साइड में हम उसको नहीं करेंगे, उसके अपोजिट साइड में हम उसको लेटने के लिए रिकमेंड करेंगे या बताएंगे। साइड फॉर 1 hour आफ्टर विथ हेड टू द बेड एलिवेटेड टू प्रमोट लंग एक्सपेंशन। और हम क्या कर सकते हैं, 1 घंटे बाद हम क्या कर सकते हैं, हेड को उसको थोड़ा सा एलिवेट कर सकते हैं और लंग एक्सपेंशन को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एसेस वाइटल साइन बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोसीजर। हमारा सबसे खास बात एज ए नर्सिंग ऑफिसर, वाइटल साइन को बेहद ही इंपॉर्टेंट तरीके से क्या करना है, नोट आउट करना है। अगर उसमें कोई भी अल्ट्रेशन होता है तो हम क्या करेंगे, फिजिशियन को नोटिफाई, फिजिशियन को हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, जिससे क्या हो सके, उसकी कंडीशन में और सुधार हो सके। नेक्स्ट हमारा क्या है, एसेस द पंक्चर साइट फॉर ब्लीडिंग। और हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम कोई सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं या इन्वेसिव प्रोसीजर करते हैं, उस टाइम पे हमारा सबसे ज्यादा खास जो जरूरी काम हो जाता है वो क्या हो जाता है कि जहां पे पंचर हुआ है, पंचर साइट पे कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, श्योरिटी लेंगे कि वहां पे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हम अपने फिजिशियन को या अपने डॉक्टर को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे और उसको फर्दर ब्लीडिंग से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर ब्लीडिंग होती रहेगी तो उसको
ब्लड लॉस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं और इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। ऑब्जर्व फॉर डिक्रीज ब्रीथ साउंड एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड ब्लडी स्पूटम, इफ दैट नोटेड देन इन्फॉर्म टू एन ड्यूटी डॉक्टर इमीडिएटली। कहने का मतलब है अगर ब्रीथ साउंड में कोई डिफिकल्टी होती है या ब्रीथ साउंड में कोई अल्टरेशन दिखाई देता है उस टाइम पे, या स्पूटम में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने कोई गलत जगह पे क्या कर दी है, छेड़खानी कर दी है, जिसकी वजह से हमारे स्पूटम में क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है, कोई पार्ट हमारा क्या हो गया, इंजर्ड हो गया। इफ दैट नोटेड, अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या मतलब उसकी ब्रीथिंग क्या हो गई है, थोड़ी डिफिकल्ट हो गई है या बहुत ज्यादा नीचे चली गई है, उस टाइम पे जैसे ही हमको पता चलता है हम अपने डॉक्टर को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। हम वहां पे कुछ नहीं करेंगे, हमारा सबसे प्रायोरिटी का काम होता है कि जब भी हमारा अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रायोरिटी नीड होती है, लेकिन इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थोरासिंथेसिस। अब थोरासिंथेसिस हमने कर दिया, हमने प्रोसीजर को फॉलो कर दिया, अब ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है जिससे क्या हो सकता है, थोरासिंथेसिस के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो क्या है, ब्लीडिंग, सबसे पहला क्या हो सकता है, उस पर्टिकुलर जगह पे ब्लीडिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, उस इंसर्शन साइट पे क्या हो सकता है, दर्द हो सकता है, या इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब संक्रमण कोई हो सकता है अगर हमने स्टेराइल फील्ड को क्या नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, सेप्सिस टेक्निक को फॉलो नहीं किया है। एट इंसर्शन साइट आल्सो कॉमन कॉम्प्लिकेशन नोटेड फॉलोइंग द थोरासिंथेसिस। ये जो होते हैं, ब्लीडिंग होता है, पेन होता है, इन्फेक्शन होता है, ये एक प्रकार का कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। ये कॉमन कॉम्प्लिकेशंस कहीं पे भी हो सकते हैं, जैसे हमने इन्वेसिव प्रोसीजर को क्या किया है, फॉलो किया, ये कहीं पे भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो अपना क्या करेंगे, हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। लीवर एंड स्प्लीन पंचर, और क्या हो सकता है, हमारा लीवर और स्प्लीन भी क्या हो सकता है, पंचर हो सकता है। क्यों पंचर हो सकता है, अगर इंसर्शन साइट थोड़ा सा नीचे है, अगर हमने इंसर्शन साइट, इसीलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यूएसजी है। यूएसजी के निगरानी में हम क्या करेंगे, प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, जिससे क्या हो सके, हमारा अदर ऑर्गन डैमेज ना हो। तो इसके लिए लीवर एंड स्प्लीन पंचर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है अगर हमने अच्छे तरीके से क्या प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है। अगर हमारा इंसर्शन साइट बहुत ज्यादा नीचे चला गया है तो क्या हो सकता है, हमारे लीवर और स्प्लीन को क्या हो सकता है, पंचर होने के चांसेस हो सकते हैं। पल्मोनरी एडिमा आकर रेयरली, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, मतलब वहां पे सूजन हो सकती है, लेकिन ये रेयरली होता है, मतलब बहुत कम कंडीशंस में ऐसे होने के चांसेस होते हैं। ये हमारा क्या था, पूरा थोरासिंथेसिस के बारे में हमने देखा है कि थोरासिंथेसिस क्या होता है। थोरासिंथेसिस को क्या करते हैं, क्विक रिवाइज कर लेते हैं। थोरासिंथेसिस क्या होता है, ये एक प्रोसीजर होता है, हम क्या करते हैं, जो प्लूरल कैविटी होती है या हमारा जो थोरेसिक कैविटी होती है, वहां से हम क्या कर रहे हैं, एयर को या फ्लूइड को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। क्या करने के लिए, उसके पेशेंट की कंडीशन को रिलीव करने के लिए, पेशेंट की कंडीशन को सुधारने के लिए वहां पे हम क्या कर रहे हैं, वहां से। और हमारा डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक दोनों पर्पज होता है। नेक्स्ट, ये हमारा क्या था, थोरासिंथेसिस का प्रोसेस था, प्रोसीजर था। और ऐसे ही हम एक और प्रोसीजर के साथ मिलेंगे, पैरासिंथेसिस। पैरासिंथेसिस जो हमारा आगे के लेक्चर में हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।